हेलो एवरीवन, वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं बिकॉज मैं भी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, तो यहाँ भी एग्ज़ाम थे। इसके अलावा यूपीएससी का इंटरव्यू था, उसके बाद छुट्टियाँ हो गई तो घर चला गया मैं, तो वहाँ भी समय नहीं मिल पाया। इस वीडियो में मैं कुछ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा 2023 का। कैसा मेरा इंटरव्यू गया, कितने मेरे मार्क्स आए। इसके बाद मैं आगे भी आपको बताऊंगा, अपनी मार्कशीट भी दिखा सकता हूं मैं आपको, जिसमें कि को मैं अपनी कंपैरिजन करूंगा मार्कशीट की मैंने क्या गलतियां की जो मुझे लगा जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। इतनी अच्छी रैंक नहीं आई मेरी, 295 रैंक आई मेरी, ऑलरेडी 163 आ चुकी है और मुझे आईपीएस मिल चुका है। अब वही मैं कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले मैंने 2021 में इंटरव्यू दिया था। 2022 में मेरा मेंस नहीं निकला था एंड 2023 में मैंने अगेन इंटरव्यू दिया। इस साल मेरे 168 मार्क्स थे। इस साल मेरा मेंस ही नहीं निकला, इस साल मेरे 179 मार्क्स हैं। तो थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, बट ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट ठीक है, काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं पिछली बार के कंपैरिजन में। अराउंड 11 नंबर इम्प्रूव हुए हैं, जो कि काफ़ी नंबर होते हैं। बोर्ड अब मैं ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू किस तरीके से सब्जेक्टिव होता है और किस तरीके से लक एक रोल प्ले करता है। ज़्यादातर लोग प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं तो उन्हें ये लगता है कि यार प्रीलिम्स बस में लक है, बट कैसे मेंस में, कैसे इंटरव्यू में लक उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है जितना आप प्रीलिम्स में लक का रोल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बी ब्रीफ बैकग्राउंड के बाद मैं आपको अपना डैप दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा डैफ है और मैं आपको साथ में बताते चलूंगा कि किस तरीके के मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने उनके किस तरीके से आंसर्स दिए। सबसे पहले जहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे मदर टंग, कहाँ आपका बर्थ हुआ था, फादर मदर की डिटेल, ये सब चीज़ें नहीं पूछी गई मुझसे। मैं भोपाल का हूँ, ये भी नहीं पूछा गया। अक्सर ये मॉक्स में मुझसे पूछा जाता था, बट ये फाइनल इंटरव्यू में नहीं पूछा गया। इसके अलावा ये हैं कुछ चीज़ें जो पूछी गई। इसमें मुझसे पूछा गया, एमबीबीएस की है मैंने, मेडिकल साइंस ऑप्शनल भी था मेरा। 2019 में मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ था। 2022 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी। तो मेडिकल साइंस से मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए कि किस तरीके से रूरल एरिया में आप इम्प्रूव करेंगे। तो उसके सिंपल आंसर्स हैं जो कि आप तैयार करके जाते हैं, जैसे कि टेलीमेडिसिन आप इम्प्रूव कर देंगे, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है उन्हें एंगेज करेंगे, जैसे आशा एएनएम वगैरह। ठीक है, इस तरीके के 3-4 पॉइंट्स आप तैयार करके जाते हैं, जिसका भी ऑप्शनल होगा। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड लाइन में था क्वेश्चन। इसके अलावा मुझसे पूछा गया कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना दिया जाए तो आप ट्यूबरक्लोसिस कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके आंसर्स कुछ तो बहुत जनरल होते हैं, जैसे कि आप ड्रग्स की नई डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की इन सब की सप्लाई बढ़ा देंगे, कम्युनिटी वर्कर्स को एंगेज करेंगे जिससे वो घर घर जाएं और सैंपल्स कलेक्ट करें, डिजिटल निक्षय वगैरह जो पोर्टल होता है उसका अच्छे से यूज करेंगे। बट कुछ आंसर स्पेसिफिक बहुत होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में या केरला में कहीं मैंने उस समय न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ट्राइजिंग की जाती है। ट्राइजिंग मतलब जो सबसे कौन का कितना बीमार है उसके बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायर होगी, तो उसका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी बेसिस में किया जाएगा। ऐसा करने से वहाँ मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गया। इसी तरह मैंने झारखंड का बताया कि वहाँ एक पायलट स्टडी चल रही है जिसका नाम है राशनिंग। राशनिंग में वो जो भी टीबी पेशेंट्स होते हैं उन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ राशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो मतलब टीबी का मेन वो रीजन ये होता है कि उनकी न्यूट्रिशन बेकार होता है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ राशंस प्रोवाइड करने से उनका न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज हो जाता है और मोर्टेलिटी कम हो जाती है, और जो भी आउटकम होता है, ट्रीटमेंट आउटकम, वो इम्प्रूव हो जाता है। और भी मुझसे मेडिकल साइंस से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि मुझे ये मिला था डॉक्टर दीवान एंड डॉक्टर वी के महादिक गोल्ड मेडल, तो इसके बारे में एक बेसिक जनरल आइडिया उन्होंने लिया। इसके अलावा फिर स्पोर्ट्स और एनसीसी में मेरा लिखा था प्लेड क्रिकेट एट कॉलेज लेवल। साथ ही मेरा हॉबीज में लिखा था वॉचिंग क्रिकेट। तो ये दोनों चीजें, दो क्रिकेट हो गई। जनरली क्रिकेट से कहते हैं लोग कि नहीं पूछते ज्यादातर लोग, बिकॉज बहुत जनरल हो जाता है। बट लगभग एक मेंबर ने मुझसे क्रिकेट बस का पूछा, जैसे कि आपको कौन सा क्रिकेट देखना पसंद है, आईपीएल पसंद है कि टेस्ट क्रिकेट पसंद है,
तो मैंने मतलब IPL इन द सेंस T20 पसंद है कि टेस्ट क्रिकेट पसंद है, तो मैंने बोला T20 बिकॉज ऑल्दो मुझे टेस्ट भी पसंद है बट ज़्यादातर अब टेस्ट देखने का समय नहीं मिल पाता। तो उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं आप टेस्ट क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, IPL के क्या फ़ायदे हैं नुकसान है, इस तरह के जनरल क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही मैंने अपनी हॉबीज़ में ये भी लिखा था मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ और एजुकेशनल कंटेंट, जो कि मैं बनाता हूँ, जो कि मैं अभी अब बना भी रहा हूँ। तो इस पे एक मेंबर ने पूरा मुझसे पूछा, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि ये पूछेंगे इतना ज़्यादा, बट इससे उन्होंने पूछा, एक मेंबर ने पूरा यही पूछा कि आप किस तरीके से वीडियोस बनाते हैं, पहले कैसे बनाते थे, अब कैसे बनाते हैं आप वीडियोस, आप जो कमेंट्स आते हैं उसका कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, कोई AI टूल यूज़ करते हैं कि आप वीडियो बनाने के समय, ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। इसके बाद इसके बाद प्रेफरेंस मेरा पहला IAS था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और IFS था। इसके अलावा बाकी नहीं थे बिकॉज मैं IPS ऑलरेडी हूँ, तो बाकी बनने का कोई मतलब नहीं था। फॉरेन मैंने ऑल्दो मुझे शायद जाना नहीं था बट फिर भी मैंने भर दी थी कि शायद मिल जाए तो देखेंगे, बट मेरा मेन गोल यही था IAS बनना। तो IAS मेरी पहली प्रेफरेंस थी, तो उन्होंने ये पूछा कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, जो कि जनरल क्वेश्चन होता है। इसके बाद आप IAS बन के क्या काम करना चाहते हैं, और उन्होंने पूछा कि 2047 में विकसित भारत बनने वाला है, तो एज एन IAS आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। मैंने बहुत आई गेव ए वेरी जनरलाइज्ड आंसर कि मैं ये डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप एकदम स्पेसिफिक अपना रोल बताइए। देन मैंने सोचा और बताया कि हेल्थ सेक्रेटरी रहूंगा मैं और कंट्रीब्यूट करूंगा टुवर्ड्स द, और उसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बताए, हेल्थ सेक्रेटरी के रोल में अपने आप को देखा। इसके बाद उन्होंने फॉरेन सर्विस का पूछा कि आप एज ए फॉरेन सर्विस ऑफिसर अपने आप को कहाँ देखते हैं 2047 में। यहाँ मैं शायद इतने अच्छे से नहीं बता पाया बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा इसकी तैयारी नहीं की थी, ये मेरी एक थोड़ी मिस्टेक थी, तो यहाँ मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाया और मैंने काफ़ी जनरलाइज्ड आंसर दिया। ये कुछ इससे मेरे से पूछे गए क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए किस चीज़ से, मेरे डैफ से। अब डैफ के अलावा दूसरी चीज़ क्या होती है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा एक अग्निवीर पे, कि अग्निवीर की आप क्या होता है पहले अग्निवीर, फिर अग्निवीर को कैसे उनको आप मतलब एश्योर करेंगे कि उनका मतलब 4 साल के बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनको जॉब मिल जाए। तो मैंने कहा कि इसे एक लीगल वो बना देना चाहिए कि उनको लीगली उन्हें प्रोवाइड कर देना चाहिए कि इतना % रिजर्वेशन रहेगा और इतनी % जॉब मिलेगी सर्टेन फोर्सेज में। तो उन्होंने कहा कि पुलिसिंग में आप इनको इंक्लूड करेंगे तो ये तो मिलिटराइज्ड होके आते हैं, मतलब इनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, दे आर ट्रेन टू किल, और पुलिस का काम होता है टू प्रोटेक्ट, तो कैसे इसमें वो ढाल पाएंगे आप उसे। तो मैंने इसका आंसर दिया कि वो बहुत यंग होते हैं, यंग एज है और उन्हें ढाला जा सकता है थ्रू ट्रेनिंग। फिर उन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से कितने % रिजर्वेशन दे देना चाहिए, ये कुछ चीज़ें पूछी। इसके अलावा मेरी डैफ में एक और चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया, वो है पुलिसिंग। मैं ऑलरेडी IPS ऑफिसर हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो पुलिसिंग से भी डेफिनेटली सवाल पूछे गए। पुलिसिंग से उन्होंने रिफॉर्म्स पूछे कि आपके हिसाब से पुलिसिंग में वेरियस कमिटीज जो बनाई गई हैं, पन्ना भैया कमिटी, रायबेरो कमिटी, मलिमठ कमिटी एटसेट्रा, तो ये जो कमिटीज हैं इसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। आपके हिसाब से कौन से रिकमेंडेशन, मतलब पहले उन्होंने जनरलाइज्ड रिकमेंडेशन पूछे तो मैंने सबके कमिटी के 2-2 3-3 रिकमेंडेशन बताए। फिर उन्होंने पूछा आपके हिसाब से 2-3 कौन से ऐसे रिकमेंडेशन हैं जो बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर ही देना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने उसके रिगार्डिंग आंसर्स दिए अपने। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझसे पूछी गई। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हुई जो मैं नहीं बता पाया, जैसे कि उन्होंने बार बार, मैं बोल रहा था पदना भैया कमेटी एक कमेटी होती है ऑफ द पुलिस रिफॉर्म्स, तो मैंने पूरा बता दिया, सारा आंसर कर दिया अच्छे से। इसके बाद अगले मेंबर ने पूछ लिया कि पदना भैया है कौन, मतलब तो ये मुझे, मैं पढ़ के नहीं गया था तो मैं नहीं बता पाया, मुझे ये नहीं पता था कि वो है कौन। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, अपन जल्दी जल्दी कमेटी में इतना डिटेल नहीं देखते हैं, है ना। ये होम सेक्रेटरी थे अपने पहले, तो ये नहीं बता पाया, मैं सब हंसने लगे, मैं भी हंसने लगा। इसके इसके अलावा उन्होंने जब यूट्यूब का क्वेश्चन पूछा कि यूट्यूब में आप किस तरीके से वीडियोस बनाते हैं, क्या करते हैं, तो मैंने उसमें मतलब सारी चीज़ें सच सच बताई और शायद मुझे इसका फ़ायदा मिला। उन्होंने चेक भी किया, जब उन्होंने पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है तो मैंने बताया UPSC विद फैबरावत, तो उसी समय चेयरमैन ने चेक भी किया कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, ये सारी बातें हुई। यहाँ थोड़ा लाइट हो गया माहौल। इसके अलावा उन्होंने जब अग्निवीर का क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से आप कितना % रिजर्वेशन दे देना चाहिए CAPF में, तो मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद बोला 5% के आसपास, तो वो हंसने लगे सब, वो बोले सरकार ही 10% सोच रही है।
मैं भी हंसने लगा। मतलब उन्होंने ऐसे डेरोगेटरी उसमें नहीं बोला गुस्सा होके, वो भी ऐसे ही मजाक में बोले। ये सारी चीजें कोई याद करके नहीं जा सकता है, आप सोच के ही बता सकते हैं जितना आपको लगे। तो ये कुछ चीजें हुई। मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू, मुझे उस समय लग रहा था कि ठीक गया, अब एवरेज गया, और मेरे मार्क्स भी ठीक आ गए। 179 आए मेरे हिसाब से, तो ठीक है बिकॉज मेरे पहले 168 आए थे, और मुझे इतना लग भी रहा था कि 180 के आसपास आएंगे। अब एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से मेरी पहले 163 आई थी रैंक, और 295 आई। तो क्या मेरी कमियां रह गई, क्या मैंने गलतियां कर दी हैं, क्या मेरे किस चीज़ में मेरी पकड़ अच्छी रही, किस चीज़ में मेरे मार्क्स उतने ही रहे या थोड़े इंप्रूव हो गए, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।